हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा स्टील का लेक्चर है, स्टील स्ट्रक्चर का, इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शंस के बारे में कि स्टील स्ट्रक्चर में जो क्लासिफिकेशन है क्रॉस सेक्शंस का वो किस तरह से किया गया है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शंस एज पर IS 800 2007। तो हमें जो क्लासिफिकेशन देखना है क्रॉस सेक्शन का वो IS 800 2007 के अकॉर्डिंग देखना है और हमें देखना है कि इसको कितने मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इससे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं क्या, प्लास्टिक हिंज। व्हाट इज प्लास्टिक हिंज, होता क्या है। मान के चलो इस तरह का कोई एक बीम है और इस बीम पर ये बीम सिंपली सपोर्टेड कंडीशन में, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इस पर लोड लग रहा है कोई W, इस पर कोई एक लोड लग रहा है W। इस W लोड के कारण क्या होगा, ये इस तरीके से फेल होने की कंडीशन में इस तरीके से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा। तो एक ये जो इंटरनल हिंज का निर्माण होता है, एक इंटरनल हिंज, इसी इंटरनल हिंज को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम बोलते हैं एज ए प्लास्टिक हिंज। इसको ही क्या बोलते हैं, प्लास्टिक हिंज। और अगर हम प्लास्टिक हिंज को डिफाइन करना चाहें कि प्लास्टिक हिंज को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, तो प्लास्टिक हिंज क्या होती है, इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम इज सब्जेक्टेड टू यील्ड स्ट्रेस थ्रू आउट इट्स डेप्थ। क्या कह रहे हैं हम कि if a cross section is subjected, a cross section of beam is subjected to yield stress Fy throughout its depth। हम इसकी डेफिनेशन लिख के शो कर सकते हैं कि किस तरीके से, if the cross section of beam is subjected, हम क्या लिखेंगे, if the cross section of beam is subjected, cross section beam is subjected to yield stress, yield stress को क्या लिखते हैं हम, Fy से डोनेट करते हैं, टू yield stress throughout its depth, throughout its depth, then it cannot take any further loading, then it can not take any further loading, cannot take any further loading, and if additional load is applied, and if additional load is applied, then अगर उस पे और एडिशनल लोड अप्लाई करेंगे हम तो क्या होगा, द बीम रोटेट्स ड्यू टू मूवमेंट, द बीम रोटेट्स ड्यू टू मूवमेंट, और उसको हम क्या बोलते हैं, MP बोलते हैं, प्लास्टिक मूवमेंट ड्यू टू मूवमेंट। सो वी से दैट प्लास्टिक हिंज is formed, so we say that plastic hinge is formed at that section. So how we can define the plastic hinge? Plastic hinge is if the cross section of the beam is subjected to yield stress Fy throughout its depth, then it can
then it can not take any further loading and it additional load is applied, then the beam rotates due to movement, और उसको क्या बोलते हैं, plastic movement. So we say that plastic hinge is formed at that section. किसी भी बीम पे अगर हम कह रहे हैं कि मान के चलो उस पे कोई भी यील्ड स्ट्रेस लग रहा है उसकी थ्रू आउट द डेप्थ के, अब थ्रू आउट द डेप्थ के अगर यील्ड स्ट्रेस लग रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम और अगर एडिशनल लोड करेंगे तो ये इसके अकॉर्डिंग रोटेट होने लग जाएगा, या हम इसको इस तरीके से देखें अगर बिना डेप्थ दिए तो यहाँ पर क्या होगा, एक हिंज फॉर्म होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक हिंज फॉर्म होगा, और ये हिंज किसके कारण फॉर्म होगा, इसके कारण, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्लासिफिकेशंस को किस तरीके से देखते हैं हम, कंप्रेशन के कारण या बेंडिंग मोमेंट या शियर के कारण, और प्लास्टिक एनालिसिस में किस तरीके के फॉर्मिंग प्लास्टिक हिंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये थी प्लास्टिक हिंज की डेफिनेशन कि प्लास्टिक हिंज होता क्या है। इससे हमने देखा कि प्लास्टिक हिंज को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, वो हमारा टॉपिक यही है कि क्लासिफिकेशन को हम किस तरीके से देखते हैं। तो प्लेट एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सेक्शन में बकल लोकली ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। प्लेट एलिमेंट हमेशा बकल करते हैं क्रॉस सेक्शन से, क्यों, कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण, और लोकल बकलिंग कैन बी अवॉइडेड बिफोर द लिमिट स्टेट इज अचीव्ड by limiting the width to thickness ratio to each element of a cross section subjected to compression due to axial force, bending moment and shear force. तो हम क्या लिखेंगे, प्लेट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, प्लेट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सेक्शन में बकल, प्लेट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सेक्शन में बकल लोकली ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, लोकली ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। बकल क्यों करता है, हमेशा किसके कारण करेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण। और लोकल बकलिंग को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, बाय लिमिटिंग द विड्थ टू थिकनेस रेशो ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सेक्शन सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन ड्यू टू एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे, बकलिंग कैन बी avoided by limiting the width to thickness ratio of each element of a cross section subjected to axial force, bending moment and shear force। तो क्लासिफिकेशन में हम पहले क्या देखते हैं कि प्लेट एलिमेंट बकल करता है, तो क्यों करता है, ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण, और हम इस बकलिंग को अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसका एक ही तरीका है, द विड्थ टू थिकनेस रेशो ऑफ ईच एलिमेंट। इसको हम देखना है कि विड्थ टू थिकनेस रेशो क्या है, ठीक है। The plastic analysis is used. The member shall be capable of forming plastic hinge with sufficient rotation capacity, जिसको हम बोलते हैं ductility, without local buckling to enable the redistribution of bending moment required before formation of failure mechanism। तो क्या होता है, हमें प्लास्टिक एनालिसिस में हम देखते हैं कि कैपेबल होना चाहिए प्लास्टिक हिंज के में, जिससे क्या हो, सफिशियंट रोटेशन मिल सके और डक्टिलिटी मिल सके,
When elastic analysis is used, the member shall be capable of developing the yield stress under compression without लोकल बकलिंग। इलास्टिक एनालिसिस में हम क्या मान के चलते हैं कि मेंबर है वो कैपेबल है किसके, यील्ड स्ट्रेस के अंडर कंप्रेशन में लोकल बकलिंग को रेजिस्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने तरीकों से इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो क्या 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 टाइप है इसके, हम उनकी बात करते हैं। तो हमारे जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और वो 4 पार्ट्स कैसे हैं उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। हम पहला लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लास 1, दूसरा हम जिसको लिखते हैं उसको बोलते हैं हम क्लास सेकंड, तीसरा जिसको हम लिखते हैं क्या, क्लास 3, और इस लास्ट वाली की जो हमने क्लास दी है वो है क्लास 4। इस तरीके से हम इन्हें 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। पहली को बोलते हैं हम प्लास्टिक, सबसे फर्स्ट जो है इसको हम बोलते हैं क्या, प्लास्टिक। फर्स्ट टाइप ऑफ क्लास इज कॉल्ड एज प्लास्टिक। सेकंड इज कॉम्पैक्ट। अभी हम देखेंगे इनको भी किस तरीके से डिफाइन करते हैं। कॉम्पैक्ट के बाद है हमारा सेमी कॉम्पैक्ट, एंड द लास्ट इज क्लास 4 इज नोन एज सिलेंडर। तो हम इस तरीके से इन चारों को डिफाइन करते हैं। एक को बोलते हैं प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट और सिलेंडर। अब हम बात करें कि हम जो एक क्लासिफिकेशन में जो हम एक सेक्शन मान के चलते हैं वो हम बात करते हैं किसकी, आई सेक्शन की। कि हम आई सेक्शन को क्या मान के चलते हैं, एक आइडियल कंडीशन में इसको लेके चलते हैं हम। तो इस तरीके से हम एक आई सेक्शन को कंसिडर करते हैं। तो ये जो फ्लेंज होता है ऊपर का, इसको तो बोलते हैं हम TF, थिकनेस ऑफ फ्लेंज। इसके इनर सरफेस के अपर फ्लेंज के इनर सरफेस से लोअर फ्लेंज के अपर सरफेस के बीच की डिस्टेंस कहलाती है D। इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, D से। ये जो थिकनेस ऑफ वेब है इसको लिखते हैं हम किससे, इसको हम शो करते हैं TW से। क्या बोलते हैं इसको, थिकनेस ऑफ वेब। और फ्लेंज की चौड़ाई है इसको हम लिखते हैं B से। तो इस तरीके से हम कोई भी एक आई सेक्शन है उसको जो हम क्लासिफाइड करते हैं, तो फ्लेंज की थिकनेस को TF से, वेब की थिकनेस को TW से, जो दोनों फ्लेंज के बीच की दूरी है उनको D से, और विड्थ को B से हम नोट करते हैं। अब हम देखते हैं इसमें है क्या क्या। तो चारों के नाम मैं आपको बता चुका, डेप्थ ऑफ वेब, विड्थ ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ वेब और थिकनेस ऑफ फ्लेंज। ये जो D है, ये तो क्या है, ये है डेप्थ ऑफ वेब। B क्या है, विड्थ ऑफ फ्लेंज। यही है, विड्थ ऑफ फ्लेंज ही है। क्या है, B, विड्थ ऑफ फ्लेंज। TW क्या है, अभी बताया, TW है हमारी थिकनेस ऑफ वेब, एंड TF जो है हमारी वो है थिकनेस ऑफ फ्लेंज। इस तरीके से हम एक आइडियल आई सेक्शन को इस तरीके से उसकी साइज को डिफाइन करते हैं। और जो यहाँ पर हम E की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, E की वो होती है अंडरवुड FY अपॉन 250, या 250 अपॉन FY होती है। FY अपॉन 250 नहीं, सॉरी, ये होती है क्या, 250 अपॉन
एफ वाई। इस तरीके से अब हम देखेंगे एक एक को कि हम प्लास्टिक को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट को कैसे लिखते हैं, इन सब के बारे में हम अलग अलग देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्लास्टिक की। सबसे जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा प्लास्टिक। प्लास्टिक की बात करते हैं। प्लास्टिक क्या होता है? क्रॉस सेक्शन विच कैन डेवलप प्लास्टिक हिंज एंड हैव द रोटेशन कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर बाय फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज प्लास्टिक। और क्या है? द विड्थ टू थिकनेस रेशो ऑफ प्लेट एलिमेंट शैल बी लेस देन द स्पेसिफाइड अंडर क्लास 1। टेबल दे रखी है आपके क्लास 1 के लिए आईएस कोड में, और वो IS 800 2007 में दे रखी है, जिसमें 3.7.2 क्लॉज पे ये टेबल 2 दे रखी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखेंगे। क्रॉस सेक्शन विच कैन डेवलप प्लास्टिक हिंज, क्रॉस सेक्शन which can develop plastic hinge and have the rotation capacity required and have the rotation capacity required for failure of the structure of the structure by formation failure of the structure by formation of plastic mechanism of plastic mechanism। ठीक है। उसके अलावा हम इसमें क्या देखते हैं कि दे कैन अटेन फुल प्लास्टिक मूवमेंट। प्लास्टिक जो भी होंगे वो क्या करेंगे? दे कैन अटेन फुल प्लास्टिक मूवमेंट। और फुल प्लास्टिक मूवमेंट को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? MP से। दे कैन अटेन फुल प्लास्टिक मूवमेंट। अब इनका यूज कहां पे होता है? यूज्ड इन इनडिटर्मिनेट फ्रेम्स। हम क्या लिखेंगे? यूज्ड इन इनडिटर्मिनेट फ्रेम्स। कहां पे यूज करते हैं? इनडिटर्मिनेट फ्रेम्स में यूज करते हैं। और जो इनका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर। तो ये पॉइंट भी हमें याद करना है। प्लास्टिक में जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज रेक्टेंगुलर। जो इनका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है। सो वी कैन डिफाइन प्लास्टिक cross section which can develop plastic hinge and have the rotation capacity required for failure of the structure by formation of plastic mechanism। क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि इसके अंदर क्या होगा? क्रॉस सेक्शन के अंदर प्लास्टिक हिंज डेवलप होगा और वो एक कैपेसिटी देगा किस चीज की? कि स्ट्रक्चर जब फेल हो तो प्लास्टिक मैकेनिज्म को शो करे और फॉर्मेशन प्लास्टिक मैकेनिज्म के फेलियर को दिखाए आगे। अब ये दे कैन अटेन फुली प्लास्टिक मूवमेंट। फुल प्लास्टिक मूवमेंट को शो करते हैं, ये अटेन करते हैं यूज्ड इन इनडिटर्मिनेट फ्रेम। जहां पर भी इनडिटर्मिनेट फ्रेम्स होंगे वहां पे हम इनका यूज करेंगे। और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके से होगा? रेक्टेंगुलर होगा। तो हम इसके अगर डायग्राम को बना के देखें क्रॉस सेक्शन को लेके तो हम किस तरीके से देखेंगे? देखिए,
अगर हम बात करें इसके डायग्राम की तो हम क्या करते हैं, ये हमारा कोई एक बीम है, ठीक है, इस बीम के ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। अब इस बीम के अंदर जो इसका शियर फोर्स डायग्राम होता है वो किस तरीके से शो होता है, वो इस तरीके से शो होता है। तो यहां पर क्या होगा Fy और यहां पर भी क्या होगा Fy, यील्ड स्ट्रेस तक की वैल्यू होगी Fy, और ये Fy जो प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस होता है, जो बात कर रहे थे हम फुल प्लास्टिक मूवमेंट MP होता है, तो ये MP इक्वल टू क्या होता है Fy इंटू जेड, MP इक्वल टू Fy इंटू जेड। MP क्या है प्लास्टिक मूवमेंट है, प्लास्टिक मूवमेंट है MP, और Fy क्या है यील्ड स्ट्रेस है, और Zp क्या है, Zp को बोलते हैं हम प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। Z को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। Z को हम क्या बोलते हैं प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। Fy क्या है, Fy है यील्ड स्ट्रेस, और MP क्या है, MP है प्लास्टिक मूवमेंट। तो इस तरीके से हम जो प्लास्टिक मूवमेंट है उसका फॉर्मूला लिखते हैं Fy इंटू जेड, जिसको हम शो करते हैं जेड को प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस से। तो आज हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कितने पार्ट्स में उसको बांटा गया है, और हमने उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा कि प्लास्टिक हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे और किस तरीके से प्लास्टिक मूवमेंट की फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे क्लास 2 कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट और सिलेंडर को लेके। थैंक यू सो मच।